Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 12th, and today we are starting a new chapter, that is atomic nuclei. तो जो हमारे पास मॉडल है एटम के, वो दो तीन मॉडल है। एक था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, फिर रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, एंड देन बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. तो लेट अस स्टार्ट विथ दिस थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. जैसा कि हमें पता है, ये जो डाल्टन थे उसने हमें बताया था कि जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ एटम्स. जो भी मैटर, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स. ये डाल्टन ने बताया था. लेकिन एटम कैसा है वो उसने नहीं बताया था. ठीक है, उसने सिर्फ ये बताया था जो भी मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, दे आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स. और उसने ये भी बताया था कि जो एटम है उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं. ये डाल्टन ने बताया. आपने ये डाल्टन स्टोरी नाइन्थ में पढ़ी होगी केमिस्ट्री में. तो सिर्फ उसने ये बताया था जो भी मैटर है दुनिया में वो एटम्स का बना हुआ है. फिर जो मॉडल है, ये एटम है तो है कैसी चीज. इस पहला जो था, पहला शख्स, इट वाज थॉमसन. उसने प्रपोज किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का जो स्ट्रक्चर वो कैसा है. अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, एन एवरी एटम consists of a positively charged sphere of radius of the order of 10 raised to minus 10 meter. उसने बोला जो एटम है ये एक स्फीयर जैसा है, जिस स्फीयर का जो रेडियस है वो 10 रेज पावर माइनस 10 मीटर है, जिसको हम फर्मी भी बोलते हैं. इन विच एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. उसने बोला इसी एटम में जो है, एटम का जो पूरा मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यानी किसी साइड में ज्यादा नहीं, किसी साइड में कम नहीं. और चार्ज भी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जितने भी चार्ज उसमें है एटम में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, हर जगह पे बराबर चार्ज है. अब जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर एम्बेडेड इनसाइड द स्फीयर लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन. वो भी इसी में है, जिस तरह वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं उसी तरह से वो कहीं कहीं पे हैं. ठीक है, जिस तरह वाटरमेलन जो हम खाते हैं, तरबूजा खाते हैं, उसमें जो सीड्स होते हैं उसके, उसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज भी है उसमें. जो मॉडल मैंने थॉमसन का वो मैंने नीचे बनाया भी है. और उसने ये भी बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सच दैट देयर नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम. जो एटम की पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही नेगेटिव चार्ज भी है इलेक्ट्रॉन्स की. सो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. उसने ये भी बोला था जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितनी चार्ज उसमें पॉजिटिव है उतनी चार्ज उसमें नेगेटिव है, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को खत्म करते हैं. इसलिए जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. एटम एज अ होल उसकी कोई चार्ज नहीं है. तो आप खुद देख सकते हैं ये जो मॉडल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्फीयर है इसके. ठीक है, उसका जो रेडियस है वो कितना है, 10⁻⁻10 इस स्फीयर का. आप खुद देखते हो यहाँ पे जो मास है जो हम खाते हैं, जो रेड वाला होता है तरबूजे का जो हम खाते हैं, वही मान लीजिए वो मास है उसका. तो इसका भी मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. जहां पर भी आप जाओगे वहाँ पे मास बराबर होगा, और जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो इस तरह होगी. तो बीच बीच में इसको नेगेटिव चार्ज भी है, जिस तरह सीड्स होते हैं वाटरमेलन को बीच बीच में कहीं भी, तो इसी तरह ये भी है. ठीक है, तो ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. लेकिन फिर प्रॉब्लम हो गई. वो जो थॉमसन है उसके मॉडल ऑफ एटम में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, जिसको हम लिमिटेशंस भी बोलते हैं, नहीं कि वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका. फॉर एग्जांपल दो लिमिटेशन लिखे हैं मैंने यहाँ पे. एक है कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द सीरीज. जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज. जो स्पेक्ट्रल लाइंस थे वहां पे बाद में देखे गए हैं, जब एटम वाज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जो वहां पे लाइंस दिखाई दी गई एटम में, तो
उनको उनको स्पेक्ट्रल लाइन्स बोलते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये कहाँ से आ गए और ये क्या है। हाइड्रोजन एटम को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था, ठीक है। एंड अदर एटम्स या दूसरे एटम्स में भी जो स्पेक्ट्रल सीरीज होते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन्स होते हैं, वो कहाँ से आती हैं, ठीक है। जिसे आप के शेल, एल शेल, एम शेल वो बोलते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरी बात, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल को हमने इंसिडेंट किया किस पे, गोल्ड फॉइल पे, तो वहां पे उसकी स्कैटरिंग हो गई। ये क्यों हो गई स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल की, वो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है। तो ये दो लिमिटेशन थी किसके, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसने हमें एक मॉडल दिया था, उसमें ये प्रॉब्लम्स हो गए ना, वो स्पेक्ट्रल लाइन जो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम या दूसरे एटम्स की, उनको एक्सप्लेन नहीं कर सके वो कहाँ से आ गई। और दूसरा ये कि अल्फा पार्टिकल को क्यों से ये स्कैटरिंग होती है, जब हम इसको गोल्ड फॉइल पर तो ये अपनी डायरेक्शन से क्यों डिविएट होता है, ये क्या वजह है। तो कहीं पे ज्यादा क्यों होती है स्कैटर, कहीं पे कम क्यों होती है, तो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद आ गया हमें रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया रुदरफोर्ड ने, जिसको हम बोलते हैं रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। The experimental network used by Rutherford consists of a speck of a radioactive source S, ठीक है, containing contained in a cavity. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, वहां पे एक स्पेक होता है जिसको हम दाग बोलते हैं, किसी का एक दाग जिस तरह से हम इंक से डालते हैं, कहीं पे थोड़ी बहुत इंक डालते हैं, उसको बोलते हैं स्पेक, स्पेक ऑफ इंक। तो यहाँ पे एक सोर्स लिया उसने, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो नीचे फिगर बना हुआ है, यहाँ पे उसने इसमें रखा है स्पेक ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स जो हमें अल्फा पार्टिकल्स देगा, ठीक है। ये देखिए, ये है, ये जो दाग यहाँ पे, दिस इज स्पेक ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स क्यों लिया हमने, वहां से हमें अल्फा पार्टिकल्स मिलेगी, ठीक है। तो जिसको हमने एक कैविटी में रखा है, जिस तरह कैविटी होता है, एक सुराख होता है, ये केव होता है, केव से निकला है कैविटी, ठीक है। केव होता है वहां पे छोटी मोटी, उसी में हमने इसको रखा है। द अल्फा पार्टिकल्स दैट इज हीलियम आयन। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जो हीलियम एटम होता है, अगर हीलियम एटम से आप दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, जो वहां पे हीलियम आयन रहेगा, उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। फिर उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। फिर से मैं बोलूंगा, हीलियम एटम से आप दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए, जहां जो वहां पे रह जाएगा उसमें पॉजिटिव चार्ज रह जाएगी, ठीक है। हमें पता है हीलियम एटम में जो है दो इलेक्ट्रॉन हो, चार, दो प्रोटॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर दो होता है, और एटॉमिक मास उसका, मास नंबर उसका चार होता है। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे वहां पे सिर्फ दो प्रोटॉन्स ही रहेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज रहेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो है इसको दो इलेक्ट्रॉन लूज के हीलियम एटम ने, तो इसी को फिर बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल। हीलियम एटम को, हीलियम आयन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। आयन क्या होता है, जिसने लूज किए होंगे इलेक्ट्रॉन या गेन किए होंगे। तो यहाँ पे इस हीलियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, जो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे उसने उसको लूज किया, अब ये रह गया हीलियम आयन। उस हीलियम आयन को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो जब ये इमिट होता है इस सोर्स से, इससे रेडियो एक्टिव सोर्स से, तो वहां से अब उनको फिर हम कोलिमेट करते हैं। कोलिमेट का मतलब उनको पैरेलल बनाते हैं। पैरेलल क्या बनाते हैं, पैरेलल विद द हेल्प ऑफ ए लेड सिलेट। तो यहाँ पे जो है, ये देखिए यहाँ पे जो ये है लेड सिलेट, ये ठीक है, यहाँ पे ये लेड सिलेट है, ठीक है। लेड लगा है यहाँ पे, तो उसको हमने, मान लीजिए ब्लेड से, जिस तरह अगर ब्लेड से किसी पेपर को काटोगे, ठीक है, लाइन डालोगे ब्लेड से, तो उसको स्लिट बोलते हैं। तो इसी स्लिट से जब ये पास होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, तो ये कोलिमेट हो जाते हैं, ये पैरेलल बीम बनाते हैं, ठीक है। द कोलिमेट बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फॉल ऑन ए गोल्ड फॉइल। तो इसको हम फिर डालते हैं किस पे, गोल्ड फॉइल पे। ये यहाँ पे गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल का होता है, जिस तरह आपके पास पेपर होता है, कागज का पेपर, आपके पेज जिस तरह होता है, इसी तरह ये गोल्ड का पेज आप लोग को लेना है, ठीक है। उसको बोलते हैं फॉइल। फॉइल आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, फॉइल
कुछ नहीं होता, ये शीट होता है, छोटा सा शीट होता है, ठीक है, पतला सा शीट होता है, थिन शीट होता है ये, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है आप खुद देख सकते हैं, इट इज 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर, ठीक है। थिकनेस इसकी, लेंथ ब्रेड जिस तरह पेपर की होती है, लेंथ होती है, ब्रेड होती है, और थिकनेस बहुत कम होती है उसकी। तो यहाँ पर भी इसकी थिकनेस 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर है, बहुत कम है, ये सेंटीमीटर से भी, मिलीमीटर से भी बहुत कम होगा। अच्छा, फिर क्या होता है वहां पे, जब उस पर हमने इसको डाला तो अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड आर ऑब्जर्व थ्रू ए रोटेटेबल डिटेक्टर। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये जो है ये, दिस इज लेड स्लिट, ये स्लिट है यहाँ पे, आई एम सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पे लेड स्लिट है, ठीक है। ये केव था, इस केव में, केविटी में हमने रखा था क्या, सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स एस, वहां से जो अल्फा पार्टिकल्स निकले, तो उनको यहाँ पे कोलिमेट किया किसने, स्लिट ने, ठीक है, लेड स्लिट, ये लेड स्लिट है। तो यहाँ पे ये जो है ये, दिस इज गोल्ड फॉयल, ठीक है, ये शीट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये पड़ गए तो यहाँ पे ये स्कैटर हो गया, आप कुछ देख लो हर साइड में ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, उनको हम डिटेक्ट करते हैं इसके, इससे, ये देखिए, ये जो है ये सर्कुलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डिटेक्टर, इस डिटेक्टर को हम यहाँ से रोटेट करते हैं, ताकि हमें दिखाई दे कि कितने अल्फा पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में, कितने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो गए हैं। सो दीज स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स आर डिटेक्टेड बाय ए रोटेटेबल डिटेक्टर, ठीक है। तो उस पे होते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है, एंड ए माइक्रोस्कोप। द अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस ब्राइट और सेंटिलेशन ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जो इस पे सल्फाइड स्क्रीन होती है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन होती है, उस पे क्या होता है, ब्राइट या सेंटिलेशन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, चमक पैदा होते हैं। जितने अल्फा पार्टिकल उस पे पड़ते हैं स्क्रीन पे, उतने ब्राइट डॉट्स उस पे आते हैं, किस पे, स्क्रीन पे। यानी अगर 10 अल्फा पार्टिकल्स उस पे पड़ जाएंगे तो 10 डॉट्स आएंगे, ठीक है। एंड आर काउंटेड एट डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल, फिर हम उनका स्कैटरिंग एंगल पे डिटेक्ट करते हैं। स्कैटरिंग एंगल हो गया ये, यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ पे दिस इज स्कैटरिंग एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री है, ठीक है। अगर ये स्क्रीन में यहाँ ले जाऊंगा, यहाँ पे इसको पहुंचाऊंगा इस स्क्रीन को, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एंगल ज्यादा बन जाएगा, यहाँ पे एंगल फिर इतना बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए ये 50 डिग्री, ये 70 डिग्री, 80 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर ऊपर करेंगे तो 90 डिग्री का बन जाएगा, फिर यहाँ से जब लेफ्ट साइड में लेंगे 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बन जाएगा स्कैटरिंग। तो हम वहाँ पे देखते हैं कि जो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, उस पे कितने अल्फा पार्टिकल्स गिर गए, कि उसके उस पे वो ब्राइट स्पॉट्स बन जाएंगे। अगर 10 ब्राइट स्पॉट्स बन गए, 20 ब्राइट स्पॉट्स बन गए, तो हम काउंट करेंगे कि इस पे ब्राइट 20 अल्फा पार्टिकल्स पड़ गए, ठीक है। इसी डिटेक्टर जो रोटेटेबल है, जिसको हम रोटेट कर सकते हैं, उसी डिटेक्टर से हम इसको डिटेक्ट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की किस डायरेक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो गए। फिर क्या करते हैं हम, a graph is plotted between the scattering angle theta and the number of scattered alpha particles। तो यहाँ पे आप देखोगे इस साइड में हमने देखा है कि ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, इस साइड में, तो इस डायरेक्शन में है स्कैटरिंग एंगल। तो जब हमने आप खुद देखोगे, जो वन, जब व्हेन द स्कैटरिंग एंगल इज 180, 180 में बहुत कम जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे हो रहे हैं, ये देखिए, ये जो है यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 डिग्री का है, कितना है ये, 10 डिग्री का स्कैटरिंग एंगल है, तो हम देख रहे हैं जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वो इतने हैं, सबसे ज्यादा है। यहाँ से लेके आप देखोगे, मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक ये 50 है, ठीक है, 50 है, तो 10 डिग्री पे 50 जो इलेक्ट्रॉन्स है स्कैटर हो गए। फिर अगर हम यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए ये 60 है, ठीक है, तो 60 पे हम देख रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो गए, 50 नहीं हो गए, मान लीजिए 20 हो गए यहाँ, ठीक है।
यहाँ पे सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन्स को, इससे पता चलता है। अब फिर हम देख रहे हैं, जब आगे आगे हम जा रहे हैं, जब 90 डिग्री पे हम देख रहे हैं, 90 डिग्री में 20 से भी कम इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो गए। ठीक है, फिर अब जब हम 80 पे देख रहे हैं तो 180 पे कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, एक होंगे या दो होंगे जो स्कैटर हो रहे हैं। ठीक है, जब जो इसका मतलब हो गया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स scattered are directly proportional to the scattering angle। जितना scattering angle ज्यादा होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर ज्यादा होते हैं। तो from the graph it is observed that most of the alpha particles pass straight, ठीक है, through the gold foil or suffer a very small scattering angle theta। उनको बहुत कम स्कैटरिंग होते हैं ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से अब देखते हैं दूसरी को, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर थ्रू अ वेरी लार्ज स्कैटरिंग एंगल दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत कम पार्टिकल स्कैटर होते हैं। रेयरली एन अल्फा पार्टिकल रिबाउंस, कोई भी अल्फा पार्टिकल रिबाउंस नहीं होता है, दैट इज स्कैटर थ्रू अ स्कैटरिंग एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। जब 180 डिग्री का स्कैटरिंग एंगल होता है तो उस वक्त हम देख रहे हैं कि उस वक्त कोई भी पार्टिकल स्कैटर नहीं होता है या वापस नहीं जाता है। ठीक है, रिबाउंड नहीं होता है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, फिर से मैं आपको बता दूंगा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल जो है वहां पे ज्यादा क्या होते हैं, मान लीजिए अगर हमने 100 या 200 ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये अल्फा पार्टिकल जो है, उसको इंसिडेंट किया किस पे, गोल्ड फॉइल पे, तो 200 में से सिर्फ 5-6 जो है जिनको स्कैटर होते हैं, ज्यादातर जो 180 होंगे 200 में से वो स्ट्रेट पास होते हैं, उनको कोई स्कैटरिंग नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात, बहुत कम पार्टिकल्स हैं जिनको 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटरिंग होती है। ठीक है, और वो बहुत कम, यानी एक दो होते हैं ऐसे जो रिबाउंड होते हैं, सॉरी, जो 180 डिग्री के थ्रू पास होते हैं। ठीक है, कोई भी पार्टिकल, बहुत कम पार्टिकल हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स जो रिबाउंड होते हैं। अब एक्सप्लेनेशन जो आपको नीचे भी समझ में आ जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ड्यू टू द कूलम्ब्स फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है जो अल्फा पार्टिकल जिसे हमने बॉम्बार्डमेंट किया इसको गोल्ड फॉइल पे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज है। अब जो गोल्ड फॉइल हमने भी बहुत बताया आपको, वहां पर भी एटम्स है, एटम्स को पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स और जिस अल्फा पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि उनके एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। सो दिस स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्यों होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि वहाँ पे एक कोलम्बस फोर्स होता है, कोलम्बस फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, एंड कोलम्बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच में जो अट्रैक्शन रिपल्जन होती है, उसी की वजह से स्कैटरिंग होती है। If positive charge of nucleus and negative charge of electrons would have been distributed uniformly in an atom as per Thomson model, जो थॉमसन मॉडल में बोलता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, अगर ऐसा होता तब क्या हो जाता, then the scattering angle would have been very small। तब scattering angle क्या होता है, बहुत small होता है। An alpha particle is 7,000 times more massive than an electron। यानी अगर इलेक्ट्रॉन 1 किलो का होगा तो वो 7,000 किलो का होगा। कौन, अल्फा पार्टिकल, ये याद रखना। अल्फा पार्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा मैश होता है किसी इलेक्ट्रॉन से, 7,000 टाइम्स मैश होता है, उसका मास 7,000 टाइम्स ज्यादा होता है किसी इलेक्ट्रॉन से, एंड इज ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई स्पीड, और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है अल्फा पार्टिकल, जब वो वहां से रेडियो सोर्स से निकलता है, ठीक है, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। Therefore, very strong forces alone would have deflected them through large angles। तो सिर्फ ज्यादा फोर्स होता कोई जो उनको डिफ्लेक्ट कर सकता है, अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास बहुत कम है। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है यहाँ पे कि
जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा कोई वहां पे उसी ने उनको डिफ्लेक्ट किया होगा। ठीक है। These observations led Rutherford to postulate that entire positive charge of an atom must be concentrated in a tiny central core of the atom. ठीक है, central core of each atom, and that central core was called atomic nucleus as shown. फिर अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है तीन पार्टिकल्स हमने लिए समझाने के लिए, चार पांच पार्टिकल्स लिए हमने। ठीक है, एक 1, 2 and 2 dash, 3 and 3 dash। तो ये है अल्फा पार्टिकल्स, ये जो बीम है अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एटम है, एटॉमिक न्यूक्लियस है, ये ब्लैक में बना है पॉजिटिव चार्ज, ये एटॉमिक न्यूक्लियस है किसका, गोल्ड का। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसके इर्द गिर्द जो है ये देखिए, ये पूरा एटम बन गया है। जो बीच वाला रखा मैंने वो है एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये पेरिफेरी एटॉमिक न्यूक्लियस हो गया, दैट इज एटम। ये पूरा जो रेड वाला मैंने बनाया ये एटम है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अच्छी तरह से देखिए, मैं आपको समझाऊंगा। एन अल्फा पार्टिकल 1, फिर से देखिए अल्फा पार्टिकल 1 ये हो गया, ये वाला। इट, देखिए यहाँ पे इट स्ट्राइक्स दिस न्यूक्लियस नॉर्मली। ठीक है, टेंडिंग टू कोलाइड हेड ऑन विद द न्यूक्लियस। जो हेड ऑन, हेड उसका हेड और इसका हेड के साथ टक्कर मारना चाहता है। स्लोज डाउन ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। उसको वहां से रिपल्सिव न्यूक्लियस जो है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज हेड ऑन अप्रोच कर रहा है किसको, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस की भी पॉजिटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियस उसको रिपेल करेगा। ठीक है, उसको पहले वो स्टॉप करेगा, फाइनली स्टॉप्स एंड देन रिबाउंड्स बैक, फिर वो वापस रिबाउंड हो जाएगा स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री। इसलिए जब उसकी स्कैटरिंग देखते हैं तो 180 जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये यहाँ से आ रहा था, यहाँ पे इसको इसने फोर्स ऑफ रिपल्जन लगाया किसने, एटॉमिक न्यूक्लियस ने। पहले इसको रोका यहाँ पे, यहाँ से इसको वापस मोड़ा। ठीक है, तो इसलिए ये एंगल जो है ये बन गया 180। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल 2 और 2 डैश, ये अल्फा पार्टिकल देखिए, एंड दिस अल्फा पार्टिकल 2 डैश, दे स्ट्राइक दिस, अभी मैंने जो बताया एटॉमिक न्यूक्लियस एट द पैराफेरी, ये जो इसकी पैराफेरी है। ठीक है, ये इसके पैराफेरी में यहाँ पे इसको कर रहा है वो, ये यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से आ रहा था। तो जो अल्फा पार्टिकल 2 एंड 2 डैश, अल्फा पार्टिकल 2 एंड 2 डैश टेंडिंग टू हिट द न्यूक्लियस एट इट्स पेरिफेरी, ये कहाँ पे इसको हिट करना चाहता था, इसकी पेरिफेरी पे। ठीक है, एक्सपीरियंस ए स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, इसको भी बहुत फोर्स लग रहा है वहाँ पे ऑफ द न्यूक्लियस, किसका, न्यूक्लियस का, एंड गेट स्कैटर्ड थ्रू लार्ज एंगल। और जब हम देखते हैं जब ये स्कैटर होते हैं तो उनका जो स्कैटरिंग एंगल होता है, ठीक है, वो 90 से ज्यादा होता है। दिस यहाँ तक अगर यहाँ से जाता ये वाला, तो यहाँ पे ये 90 बन जाता। ठीक है, लेकिन हमने देखा ये यहाँ से जा रहा है, तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90। अगर यहाँ पे यहाँ से ज्यादा, जो मैंने आपको बताया यहाँ से, तो ये 90 का था। ठीक है, लेकिन इसकी स्कैटरिंग यहाँ से हो गई है, इसका मतलब हो गया दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 90। इसी तरह यहाँ पर भी अगर यहाँ से ये जाता तो ये 90 का हो जाता, लेकिन ये यहाँ से 90 से भी ज्यादा हो गया ये। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 90। So alpha particle 2 and 2 dash tended to hit the nucleus at its periphery, experience a strong repulsive force of the nucleus and get scattered through larger, and that is theta greater than 90 degree। अब एक और अल्फा पार्टिकल है, वहां पे मैंने लिया 3 और 3 डैश, ये जो वाले 3। इसके बाद भी मैं लूंगा 4 और 4, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, अभी मैं ये बताऊंगा। तो द अल्फा पार्टिकल 3 and 3 dash passing at a distance from the nucleus, जो थोड़ा बहुत दूर है किससे, न्यूक्लियस से, एक्सपीरियंस small repulsive force of the nucleus and gets scattered through small angles। उनको क्या होता है, स्कैटर होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, जो आप यहाँ पे देखोगे। देखिए ये जो स्कैटरिंग एंगल इनका है, ये दिस इज स्कैटरिंग एंगल एंड दिस इज लेस देन 90। अगर यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पे ये, एंड दिस एंगल इज लेस देन 90। ठीक है, मैंने भी बोला अगर यहाँ से ज्यादा तो 90 था। ठीक है, तो लेकिन ये 90 से कम है।
इसी तरह अल्फा पार्टिकल पासिंग एट सिटी लार्ज डिस्टेंस, हम 4 और 4 डैश लिए, कोई भी अल्फा पार्टिकल लिए larger distance from the nucleus experience no repulsive force of the nucleus and go almost unscattered, तो वो unscattered ही तो चले जाते हैं। अगर यहाँ से भी हम देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 लूंगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे सीधे चला जाता है, कोई एंगल नहीं बन जाता, क्योंकि स्कैटरिंग एंगल जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला वो, तो जब हमने ग्राफ बनाया था, तो ये ज्यादा होते हैं, ये जो अनस्कैटर्ड जो 0 डिग्री पे वापस चले जाते हैं, उनकी बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो अल्फा पार्टिकल्स 90 से ज्यादा वो ज्यादा होते हैं, और जो 180 होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। Alpha particles still at larger distance from the nucleus experience no repulsive force of the nucleus and go almost unscattered, उनको स्कैटरिंग नहीं होती है। अब फिर उसने एज्यूम किया है कि रदरफोर्ड ने, कि मैं बताऊंगा अब आपको, ये जो है जो थॉमसन ने आपको बताया था मॉडल ऑफ एटम, मैं आपको बताऊंगा वो मॉडल ऑफ एटम कैसा होगा, ये हम कल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे उसने कुछ एज्यूम किया है कि मैं बताऊंगा, ठीक है, न्यूक्लियस एटम न्यूक्लियस कैसा होता है। द एटम न्यूक्लियस इज सो हैवी, ये इतना हैवी होता है दैट इट्स मोशन ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, जब इसको टक्कर मारा था हमने अल्फा पार्टिकल से, तो इसको जो मोशन हो गई थी, जाहिर सी बात है, ठीक है, जब इसको कोलिजन हो गया था किसके साथ, अल्फा पार्टिकल से। लेकिन एटम न्यूक्लियस इतना हैवी होता है कि उसकी कोई मोशन नहीं हो जाती, होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से जब हम कोई एप्पल ऊपर रखते फिर उसको जमीन की तरफ गिराते, तो एप्पल को जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन एप्पल भी जमीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन हमें अर्थ की मोशन दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो नेग्लिजिबल होती है, वरना उसकी भी मोशन हो जाती है, क्योंकि अर्थ हैवी है एप्पल से, एज कम्पेयर टू एप्पल, अर्थ इज हैवी। इसी तरह जो न्यूक्लियस होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है, वो इतना हैवी था किससे, अल्फा पार्टिकल से, कि उसको जब ये कोलिजन हो गया अल्फा पार्टिकल के साथ, उसकी मोशन हमने डिसरिगार्ड किया है, वो इतनी बहुत कम थी, ठीक है। ये इस एग्जाम्पल आपको इसी तरह समझ में आ जाएगी जिस तरह मैंने एप्पल और अर्थ के एग्जाम्पल आपको दी। दूसरी बात, बोथ द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल आर टेकन एज पॉइंट चार्ज, इनको हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट चार्ज है एंड हैव नो डायमेंशन, पॉइंट चार्ज उसको बोलते हैं जिसकी डायमेंशंस नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह हम बोलते हैं पॉइंट मास। तीसरी बात है, द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन, तो जो ये स्कैटरिंग यहाँ पे हो गई, ये हो गई क्यों, वहाँ पे एक इलास्टिक कोलिजन हो गया बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे अब दूसरे क्लास के साथ। थैंक यू।